स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि हमारी सीरीज का तीसरा वीडियो है। ये आप सभी लोगों को पता ही होगा कि एसएससी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्या रोल है। तो आपके जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनको टारगेट करते हुए ये सीरीज चलाई जा रही है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण होगी। आप सभी लोगों को बता दें कि लास्ट में हम आपसे एक प्रश्न भी पूछते हैं, तो उसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करें। उस प्रश्न से संबंधित जितनी भी जानकारी आपको पता हो वो सारी की सारी जानकारी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखा करें, जिससे कि एक आपका अच्छा रिवीजन हो सके। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है हमारा, नाटक मुदियट्टू को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में कब मान्यता दी गई। तो जो ये नाटक मुदियट्टू है इसका संबंध किससे है, तो ये केरल राज्य से इसका संबंध है नाटक मुदियट्टू को। और इसको अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में कब मान्यता दी गई, तो इसको 2010 में मान्यता दी गई। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत जो है वो भारत में टोटल 15 हैं। 2010 में टोटल 3 चीज़ों को मान्यता दी गई थी। एक तो छऊ नृत्य था, कालबेलिया नृत्य था और मुदियट्टू नाटक था। एक कौन सा था, एक था छऊ नृत्य और कालबेलिया नृत्य था जो कि राजस्थान से संबंधित है, और तीसरा था मुदियट्टू नाटक। इन तीनों को 2010 में इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट में जगह दी गई थी। और जो लेटेस्ट बनी है वो कौन सी है, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट, तो जो हमारी 2016 में बनाई गई ICH इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट वो है योगा। इसके बाद 2017 में कुंभ को मान्यता दी गई। किसको, कुंभ को। कुंभ का नाम अब जो है वो महाकुंभ कर दिया गया है, जो कि हर 12 वर्ष में आयोजित किया जाता है। इसके बाद 2021 में जो 14वीं थी हमारी, इसको मान्यता दी गई। वो कौन सी थी, वो थी दुर्गा पूजा। कौन सी थी, ये थी दुर्गा पूजा। और जो आखिरी बनी है अभी लेटेस्ट 15वीं, तो वो बनी है 2023 में गरबा, जो कि गुजरात से संबंधित है। और दुर्गा पूजा का संबंध किससे है, तो ये पश्चिम बंगाल से दुर्गा पूजा का संबंध है। भारत में जो विश्व धरोहर स्थल है वो टोटल 42 हैं। ये हमें कंफ्यूजन नहीं करना है कि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और विश्व धरोहर स्थल में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत 15 है जो मैंने अभी डिस्कस की, और विश्व धरोहर स्थल टोटल 42 हैं भारत में, जिसमें 34 जो है हमारी वो कल्चरल साइट है, 7 नेचुरल साइट है और एक जो है वो मिक्स्ड साइट है। तो ये टोटल 42 हो गई हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लाहो नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है। तो लाहो नृत्य शैली है जो, इसका संबंध किस राज्य से है, तो इसका राइट आंसर होगा मेघालय। मेघालय जो है उसका संबंध जो है वो लाहो नृत्य शैली से है। तो हम मेघालय के कुछ इंपॉर्टेंट नृत्य और उत्सव और देख लेते हैं, जिसमें कि हमारा पहला आता है वो है नोंगक्रेम। पहला कौन सा है, तो वो है हमारा पहला नोंगक्रेम, नोंगक्रेम। दूसरा आता है हमारा बेहंदी खलम। दूसरा कौन सा है, तो दूसरा है हमारा बेहंदी खलम। तीसरा आता है हमारा सादसुक। तीसरा कौन सा है, तो तीसरा है हमारा सादसुक। चौथा हमारा आ जाता है बंगला। चौथा कौन सा है, चौथा बंगला है। और पांचवा जो है वो हमारा है खासी। ये सारे के सारे जो हैं ये मेघालय से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत ने पहली बार हॉकी विश्व कप कब जीता। तो भारत ने जो पहली बार हॉकी विश्व कप जीता था वो 1975 में जीता था। और ये 1975 में जब भारत ने जीता था तो ये पाकिस्तान को हराया था। और ये होस्ट कहाँ पे हो रहा था, तो ये होस्ट कंट्री थी। होस्ट कंट्री कौन थी, तो ये मलेशिया जो थी वो होस्ट कंट्री थी। और ये हमारा तीसरा वर्ल्ड कप था। यहाँ पे एक चीज़ और इम्पोर्टेंट डिस्कस कर लेते हैं, पूरा हॉकी विश्व कप ही खत्म कर देते हैं, जो आने वाले प्रश्न और एक्सपेक्टेड बन सकते हैं आपके। पहला हॉकी विश्व कप कब खेला गया था, तो पहला हॉकी विश्व कप जो है वो 1971 में खेला गया था। और ये कहाँ पे खेला गया था, तो ये बार्सिलोना, ये कहाँ पे खेला गया था, ये बार्सिलोना स्पेन में खेला गया था। कहाँ पे, बार्सिलोना स्पेन में खेला गया था। और यहाँ पे जीता कौन था, तो पाकिस्तान यहाँ पे जीता था। और स्पेन जो था वो यहाँ पे सॉरी, स्पेन जो था यहाँ पे वो हमारा रनर अप रहा था। और यहाँ पे जो 2023 का वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप हुआ, वो कहाँ पे किया गया होस्ट, तो 2023 का हॉकी वर्ल्ड कप था वो इंडिया ने होस्ट किया। और इसका आयोजन कहाँ पे किया गया, तो ये भुवनेश्वर उड़ीसा में इसका आयोजन किया गया। और यहाँ पे जो विनर अप रहा वो था जर्मनी। जर्मनी यहाँ पे विनर अप था। और
जो रनर था वो कौन था? वो रनर था जो वो बेल्जियम था। और करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर लेते हैं। 2026 में जो हॉकी वर्ल्ड कप होने वाला है वो कहाँ पे आयोजन होगा? तो इसका जो आयोजन होने वाला है वो हमारा कहाँ पे? वो बेल्जियम और नीदरलैंड में इसका आयोजन होने वाला है 2026 में। तो ये सारी की सारी हॉकी वर्ल्ड कप से संबंधित जानकारी थी। अगर हॉकी वर्ल्ड कप से या उसके आसपास से प्रश्न बनता है तो इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गंगूबाई हंगल का संबंध किस घराने से है? आज के वीडियो में हमने जो है वो स्टैटिक जीके पे ज़्यादा जोर दिया है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि स्टैटिक में दिन पे दिन एसएससी में पोर्शन बढ़ता जा रहा है और टफ स्टैटिक जीके पूछा जा रहा है। तो उसी हिसाब से बाकी हम जो ये सीरीज चलेगी इसमें सारा प्रीवियस ईयर कवर करने वाले हैं। स्टैटिक का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, और जो करंट अफेयर के प्रश्न पूछे गए हैं वो स्टैटिक के रूप में जो पॉसिबिलिटी बन सकती है वो भी प्रश्न हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, बस ये आपको पूरी सीरीज अच्छे से कवर करनी है। आप जीके जीएस में बहुत बढ़िया स्कोर करने वाले हैं अगर आपने ये एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज पूरी कर ली। और आप लोगों को बता दें, ये पीडीएफ हम आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देते हैं वीडियो के जस्ट बाद। तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि पीडीएफ आपको रिवीजन के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे प्रश्न है जो वो पूछा गया है, गंगूबाई हंगल का संबंध किस घराने से है? तो गंगूबाई जो हंगल है इनका संबंध जो है वो किराना घराने से है। किराना घराना जो कि कहाँ पे है? ये मुजफ्फरनगर यूपी से संबंधित है। कहाँ से? मुजफ्फरनगर यूपी से किराना घराना। और किराना घराना के जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो करीम खां जो है वो किराना घराना के संस्थापक हैं। किराना घराना से कुछ इंपॉर्टेंट नाम देख लेते हैं, जो कि पहला नाम आता है बलदेव सिंह। पहला नाम क्या है किराना घराना से? ये है बलदेव सिंह। दूसरा नाम आता है भीमसेन जोशी। भीमसेन जोशी, और भीमसेन जोशी इनको 2009 में भारत रत्न दिया गया था। ये एसएससी सीजीएल में अभी पूछा गया प्रश्न है, 11-12 तारीख की जो शिफ्ट हुई थी उसमें पंडित भीमसेन जोशी यानी कि जो किराना घराना से संबंधित है, और इनको 2009 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। और इसके बाद जो अगला नाम आता है वो है अब्दुल वाहिद खान। अब्दुल वाहिद खान। इसके बाद चौथा नाम आता है हमारा उपेंद्र भट्ट। चौथा नाम क्या है? तो चौथा नाम है उपेंद्र भट्ट। ये सारे के सारे नाम जो हैं ये किराना घराना से संबंधित थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हरिशंकर भट्टाचार्य का संबंध किस क्षेत्र से है? तो हरिशंकर भट्टाचार्य का जो संबंध है वो सितार से इनका संबंध है। सितार से कुछ अन्य महत्वपूर्ण नाम देख लेते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही होगा, फेमस नाम है पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी। और ये पंडित रविशंकर भी पूछा जा चुका है एसएससी सीजीएल में 10 तारीख को, मतलब इनको भारत रत्न कब मिला था? तो इनको भारत रत्न जो है वो 1999 में इनको भारत रत्न दिया जा चुका है। निखिल बनर्जी, पंडित रविशंकर के बाद नाम आता है निखिल बनर्जी। इसके बाद अगला नाम आता है विलायत खान। विलायत खान। और आखिरी नाम जो आता है वो है हमारा अरविंद पारेख का। अरविंद पारेख। ये सभी के सभी जो है ये सितार से संबंधित हैं, और हरिशंकर परसाई भी सितार से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पद्मश्री से सम्मानित गुरु कल्याण सुंदरम पिल्लई जो एक प्राचीन परंपरा को जीवित रख रहे हैं, जिनके क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया। तो इनको किस क्षेत्र में सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इनको भरतनाट्यम शैली को एक नया जीवन प्रदान करने के लिए इनको पद्मश्री पुरस्कार 2023 से इनको सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो जो राज्य चुनाव आयुक्त होता है इसकी नियुक्ति जो है वो राज्यपाल करता है, और जो चुनाव आयुक्त होता है सेंट्रल लेवल पर उसकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग नेशनल वाटरवेज 2 किस नदी पर विकसित किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ये ब्रह्मपुत्र नदी पर विकसित किया जा रहा है। तो ब्रह्मपुत्र नदी से आपको आइडिया लग गया होगा ये कहाँ से किया जा रहा है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी जो कि असम है, असम में एक जगह पड़ती है धुबरी। धुबरी से लेके सादिया, ये सादिया तक नेशनल वाटरवेज 2 का जो निर्माण है वो किया जा रहा है। ये जगह भी ध्यान रखनी है, धुबिया से सादिया तक, और ब्रह्मपुत्र नदी पर इसका निर्माण किया जा रहा है।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थान मुख्य रूप से जनसंख्या के किस वर्ग को लक्षित करते हैं? जो सूक्ष्म वित्त संस्थान होते हैं, ये जनसंख्या जो होती है, ये किस वर्ग को लक्षित करते हैं? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा, निम्न आय वाले व्यक्ति और छोटे व्यवसाय वाले लोगों को ये मुख्य रूप से लक्षित करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा डेयरी किसानों के लिए शुरू की गई योजना कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा संजीवनी। जो संजीवनी योजना है, ये डेयरी किसानों के लिए, जो डेयरी उत्पादन में किसान हैं उनके लिए योजना शुरू की गई है। ये दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए और नई फसलें जो मिक्स ब्रीड है उनको भी बढ़ावा देने के लिए ये हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा जो संजीवनी योजना है इसकी शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा? तो जो 37वें राष्ट्रीय खेल होंगे उनकी मेजबानी कौन कर रहा है? तो ये गोवा जो है, इसने 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की है। और ये राष्ट्रीय खेल कौन कराता है? तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इसको कराता है, यानी कि IOA को कराता है, जो राष्ट्रीय खेल होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कालिदास सम्मान पुरस्कार द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किए जाने वाला एक प्रतिष्ठित कला पुरस्कार है, ये किस राज्य के द्वारा दिया जाता है? जो कालिदास सम्मान है ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है और ये कला के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ICC 2023 में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप में कितने देशों ने भाग लिया था? तो ICC जो 2023 का एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था उसमें कितने देशों ने भाग लिया था? तो टोटल 10 देशों ने उसमें भाग लिया था। ICC 2023 वर्ल्ड कप होस्ट कहाँ पे हुआ था? तो ये जो है ये इंडिया में इसका होस्ट किया गया था। और विनर कौन रहा था? तो विनर इसमें जो था वो ऑस्ट्रेलिया विनर रहा था। और रनर अप कौन था? तो इंडिया इसमें रनर अप था। और इसका जो फाइनल मैच हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तो ये गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इसका फाइनल मैच खेला गया था। मैंने कल भी एक प्रश्न डिस्कस किया था, जो आपका MTS में पूछा गया प्रश्न था सीरीज 2 में प्रीवियस ईयर में, कि जो वर्ल्ड कप था 2011 का वो उसका मैच कहाँ पे खेला गया था? फाइनल का जो इंडिया ने जीता था वो मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया था। तो उसी एक्सपेक्ट से यहाँ पे इस प्रश्न को भी डिस्कस किया गया है। और ये भी आपका प्रीवियस ईयर प्रश्न ही है, ये MTS में पूछा जा चुका प्रश्न है और वो भी MTS में ही पूछा गया था आपका। तो ICC 2023 का जो वर्ल्ड कप था वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम यानी कि गुजरात में इसका आयोजन किया गया था फाइनल वेन्यू का। और वहाँ पे जीता किसने था? तो ऑस्ट्रेलिया ने उसने को जीता था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसकी आत्मकथा का शीर्षक बॉर्न अगेन द माउंटेन ए स्टोरी ऑफ लूजिंग एवरीथिंग एंड फाइंडिंग इट बैक, ये किसकी आत्मकथा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो अरुणिमा सिन्हा की ये पुस्तक है, बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन ए स्टोरी ऑफ लूजिंग एवरीथिंग। ये SSC CHSL 2024 में आपका ये प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा चिल्का झील जो है वो खारे पानी की झील है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है और आप सभी लोगों को पता ही होगा। तो ये APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है, विंग्स ऑफ फायर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित करता है? तो मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में परिभाषित हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 51A में ये मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, डॉक्टर भूपेंद्र हजारिका 2019 में कौन से क्षेत्र से भारत रत्न इनको पुरस्कार किया? इनको 2019 में भारत रत्न दिया गया था डॉक्टर भूपेंद्र हजारिका को। और ये किस क्षेत्र में दिया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इनको संगीत के क्षेत्र में भी दिया गया था। और ये सबसे लंबा नदी ब्रिज जो है वो भूपेंद्र हजारिका ब्रिज ही बन गया है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी में स्थित विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा किस प्रकार की वनस्पति के लिए प्रतिनिधित्व करता है? तो ये मैंग्रोव वन जो है ये सुंदरबन डेल्टा के रूप में, जो सुंदरबन डेल्टा है उसमें मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। और ये सबसे बड़ा डेल्टा भी है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर बनता है, सुंदरबन डेल्टा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अरब सागर में मुंबई उच्च क्षेत्र के किसके खनन के लिए जाना जाता है? जो अरब सागर है उसमें मुंबई का जो उच्च क्षेत्र है वो किसके खनन के लिए जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका है खनिज तेल के लिए ये जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा,
निम्नलिखित में से किस वर्ष बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम पारित किया गया था? तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 1929 में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना के अनुसार उच्चतम साक्षरता दर दर्ज करने वाला राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का सही युग्म क्या है? तो यहाँ पे हमें दोनों चीज़ें बतानी है। उच्चतम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित राज्य और प्रदेश, यहाँ पे हमें दोनों बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? तो यहाँ पे जो होगा केरल और लक्षद्वीप होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? केरल और लक्षद्वीप। अगर राज्य में बात करें तो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किसकी है? तो यहाँ पे केरल की सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है, और यूटी में बात करें तो वो लक्षद्वीप की सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है। और सबसे कम की बात करें तो वो क्या है? तो सबसे कम जो साक्षरता दर है वो किसकी है? तो बिहार की जो है वो सबसे कम साक्षरता दर है। यहाँ पे आप लोगों को इस प्रश्न में हम एक चीज़ डिस्कस करते हैं कि जो आप लोगों का ये बाल विवाह अधिनियम था ये तो 1929 में आया था। जो आपकी सती प्रथा थी ये कब अबॉलिश की गई थी? तो ये 1829 में जो थी वो आपकी सती प्रथा भी अबॉलिश की गई थी, और ये राजा राममोहन राय के प्रयासों से ही जो थी ये सती प्रथा अबॉलिश की गई थी। राजा राममोहन राय के बारे में आप सभी लोगों को पता ही होगा। इनको राजा की जो उपाधि दी गई थी वो अकबर के द्वारा राजा की उपाधि दी गई थी, और इनको इंडियन रेनेसांस का जनक यानी कि पिता भी कहा जाता है राजा राममोहन राय को, इंडियन रेनेसांस का। और 1828 में ही इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और इनके जो अखबार थे, एक तो था मिरादुल अखबार, और इनकी जो बुक थी वो थी परसिप्ट ऑफ जीसस, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, और संबत कामुदी, ये इनके अखबार थे। और परसिप्ट टू जीसस और गिफ्ट टू मोनोथिस्ट ये इनकी बुक थी। तो ये प्रश्न में और जानकारी आप लोग ऐड कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गेटो सोरा ने एरिना जूनियर अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप जीता है, वह किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार को गजल सम्राट कहा जाता है? तो जो यहाँ पे गजल सम्राट पूछा गया है, गजल सम्राट जो जगजीत सिंह है इनको गजल सम्राट के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, इससे पहले हम आप लोगों को पिछले वीडियो के प्रश्न का आंसर बता दें। जो सभी लोगों ने आंसर दिए थे, जो सभी लोगों के आंसर वहाँ पे सही थे। बंगाल के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानी वकीलों में से किसे देशबंधु के नाम से जाना जाता था? तो देशबंधु के नाम से किसको जाना जाता था? तो चित्तरंजन दास को जो देशबंधु के नाम से जाना जाता था। इस प्रश्न का सभी लोगों ने आंसर सही दिया था। और आज का प्रश्न हम देखते हैं। आज का प्रश्न क्या है? तो आज का प्रश्न है हमारा, 8 अप्रैल 1929 को निम्नलिखित दो क्रांतिकारियों में से किसने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? तो इसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में देना है, और इस प्रश्न से संबंधित जितनी भी जानकारी आप लोगों को पता हो वो जानकारी भी आप लोग कमेंट बॉक्स में सारी लिखा करें, जिससे कि आपका एक अच्छा रिवीजन हो सके। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। और इन प्रश्नों का ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए आपको ये वेबसाइट दिख रही होगी www.ghantajob.com, ये भी आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे, जिनसे आप इन प्रश्नों का ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। या आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट की लिंक दी होगी, वहाँ से आप लोग इन प्रश्नों का भी टेस्ट दे सकते हैं। और पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में 2 टेलीग्राम चैनल दिख रहे होंगे। एक तो एसएससी रिव्यू करके दिख रहा होगा, घंटा जॉब एसएससी रिव्यू करके, वहाँ पे ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। और नीचे एक और चैनल दिख रहा होगा ghantajob.com करके, ये हमारा मेन चैनल है जिसपे सारी की सारी लेटेस्ट अपडेट्स और जॉब वैकेंसी से संबंधित जानकारियाँ प्रोवाइड कराई जाती हैं। और पीडीएफ और नोट्स यहाँ पे एसएससी रिव्यू पे प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो आप दोनों ही चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, और व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक आप लोगों को दिया होगा, तो वो भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद।